गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से आप सभी को मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूँ। प्यारे बच्चों, मनोविज्ञान में हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं एवं मूल्यांकन। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रथम अध्याय को काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आप सभी को समझा दिया था। समझाने के बाद प्रथम अध्याय में मैंने आप सभी को लघु प्रश्न उत्तर करा दिया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को मनोविज्ञान का दीर्घ प्रश्न उत्तर कराने के लिए आया हूं। आज मैं दीर्घ प्रश्न उत्तर को समाप्त कर दूंगा। इसके साथ ही आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी आप सभी को मैं करा दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, दीर्घ प्रश्न उत्तर कराने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं पाँचों विषय के लिए, जिसमें पाँचों विषय का आपको चैप्टर वाइज लाइव क्लास दिया जाएगा, चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर में MVVI VVI प्रश्नों को चिन्हित किए जाएंगे। अक्टूबर के अंत में सिलेबस को समाप्त करने के बाद गैस क्वेश्चन देकर निःशुल्क रिवीजन भी आपको करवाए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, वैसे बच्चों के लिए जो बच्चे कक्षा 12वीं की परीक्षा 8 से बिहार बोर्ड से 2023 में एग्जाम देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जुड़ने के लिए आप बस इस नंबर पे कॉल करें 70 61 50 45 52। तो प्यारे बच्चों, आपका जो दीर्घ का पहला प्रश्न आपका बन रहा है। तो प्यारे बच्चों, दीर्घ का आपका पहला प्रश्न है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के गुण दोषों का वर्णन करें। किनका वर्णन करना है? तो प्यारे बच्चों, गुण और दोष का वर्णन करना है। प्यारे बच्चों, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण मैंने आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया था। यहाँ तक कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को मैंने लघु प्रश्न में भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था। अब यहाँ पर जो आपका दीर्घ में प्रश्न बन रहा है वह प्रश्न है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, यानी जो आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है इन परीक्षण का गुण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गुण। एक तो गुण पूछ रहा है और दूसरा आपको दोष पूछ रहा है, यानी कि गुण का अपोजिट यानी दोष आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है? तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हमें शाब्दिक बुद्धि के बारे में आपको बतलाना है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है। पहले तो हमें यह बता देना है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है। यदि आप इतना बता देते हैं कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है तो आपको 1 नंबर बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में बताया था कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी के सामने अनेक प्रकार के प्रश्न को रखे जाते हैं। विद्यार्थी को शब्दों के माध्यम से उसका उत्तर आपको देना पड़ता है, या तो मौखिक रूप में उत्तर दें या तो लिखित रूप में आपको उत्तर दें। उनका जो उत्तर जो होता है वो भाषा के रूप में देना पड़ता है। भाषा कहने का मतलब एक शब्द के रूप में आपको देना पड़ता है। तो इस प्रकार के परीक्षण को हम लोग शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इनमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको आसान भाषा में बोलना है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में हम लोग शब्दों का क्या करते हैं? तो शब्दों को रखते हैं और शब्द के माध्यम से हम लोग प्रश्न करते हैं। ठीक है, और जिसका उत्तर हमको शब्दों के माध्यम से ही आपको देना पड़ जाता है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को आपको समझा दिया। तो शाब्दिक बुद्धि के बारे में लिख दीजिएगा तो आपको 1 नंबर आपको मिलेगा। फिर कम से कम गुण में 2 पॉइंट को लिखिएगा, गुण का, और 2 पॉइंट दोष का। तो 2 नंबर गुण से मिलेंगे, 2 नंबर दोष से मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपको दीर्घ का कुल मिलाकर के 5 अंक आपको हो गए। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2 पॉइंट गुण का लिख दिया और मैं 2 पॉइंट आपको दोष का मैंने लिख दिया। ठीक है, समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना? तो प्यारे बच्चों, देखिए कुछ इस प्रकार से उत्तर आपको निकलता है। सर्वप्रथम हम पहले पैराग्राफ में जो है शाब्दिक बुद्धि को बतलाए हैं कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आपको आखिर है क्या। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण उसे कहते हैं जिसमें भाषा का उपयोग करना पड़ता है। किनका उपयोग करना पड़ता है? तो प्यारे बच्चों, भाषा। अब भाषा है तो उसमें शब्द तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बिना शब्द के भाषा बनेगा ही नहीं। ठीक है,
इसमें अनेक प्रश्न होते हैं, इसमें अनेक प्रश्न होते हैं जो किसी भाषा में लिखे होते हैं। जो किस में लिखे होते हैं प्यारे बच्चों? तो जो किसी भाषा में लिखे होते हैं। प्रयोज्य द्वारा दिए गए या चुने गए उत्तरों के आधार पर इनकी बुद्धि की जांच की जाती है। अर्थात आपका जो परीक्षक होता है, यानी आपका जो एग्जाम लेता है, वो आपके सामने क्या देता है? तो प्रश्न देता है, प्रश्न आपको देता है। या तो कहेगा कि उस प्रश्न का जवाब दीजिए लिख करके, या तो चुनिए, यानी विकल्पों को चुनिए। तो जब आप चयन करते हैं या उसका उत्तर शब्दों के माध्यम में देते हैं तो परीक्षक क्या करता है? उसको जो चेक करता है, तो चेक करने के आधार पर वह आपका बुद्धि को जांचता है। एग्जाम्पल के लिए 100 नंबर का एग्जाम हुआ, 100 नंबर में यदि आप 50 नंबर लाते हैं तो इसका मतलब आप एवरेज है पढ़ने में। यदि 80 नंबर लाते हैं तो आप अच्छे हैं पढ़ने में, 80 से ज़्यादा लाते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, है कि नहीं? यदि 90 से ज़्यादा लाते हैं तो आप तो टॉपर हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आपके बुद्धि को जांचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों आपको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण लेना हो गया। अब हम देखेंगे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का गुण को देखेंगे। किन को देखेंगे? तो प्यारे बच्चों गुण को देखेंगे, ठीक है। तो आपको उत्तर या ये गुण पॉइंट बना देना है, ठीक है। पॉइंट बना करके अंडरलाइन आप लोग कर दीजिएगा, उसके बाद डैश दे करके आप लोग लिखिएगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के निम्नलिखित गुण है। क्या है? तो प्यारे बच्चों शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के निम्नलिखित गुण है। कम से कम 2 गुण आपको लिखना ही लिखना है। बहुत बच्चे बोलते थे कि सर आप लंबा लंबा आंसर लिखते हैं, कुछ ज़्यादा लिख देते हैं, तो इसलिए प्यारे बच्चों मैं टू द पॉइंट ही करके मैं आपको लिख रहा हूँ। 2 का 2 ही पॉइंट मैं आपको लिख रहा हूँ। हालांकि मेरा मन था कि कम से कम 4 में पॉइंट आपको दे दूँ। मैं इसलिए 4 पॉइंट पहले मैं देता था कि मेरा मानना था कि यदि आप 4 याद करिएगा ना तो 2 पॉइंट काफ़ी अच्छे तरीके से याद रहेगा, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चों का कहना था कि नहीं सर, इसलिए मैंने आज 2 का 2 पॉइंट मैंने दिया, ठीक है। तो देखिए शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण। अब व्यक्तिगत मतलब क्या प्यारे बच्चों? अकेले अकेले करके, है कि नहीं? मैंने बताया था कि शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण लेक्चर की क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आप सभी को समझाया था, ठीक है। तो शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण द्वारा किसी व्यक्ति की बुद्धि सही तौर पर मापना संभव होता है। क्या होता है? तो प्यारे बच्चों सही तौर पर मापना संभव होता है, ठीक है। यानी कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के ही माध्यम से हम लोग किसी भी व्यक्ति का जो बुद्धि है उस बुद्धि को प्यारे बच्चों सही तौर पर हम लोग माप पाते हैं, ठीक है। दूसरा आपका प्यारे बच्चों पॉइंट है शाब्दिक सामूहिक परीक्षण। अब देखिए समूह है तो बहुत सारा व्यक्ति आ जाएगा, यानी ढेर बहुत कोई आ जाएगा। तो शाब्दिक सामूहिक परीक्षण द्वारा बहुत से व्यक्तियों की बुद्धि थोड़े समय में एक साथ मापना संभव होता है। क्या होता है? तो एक साथ मापना, यानी कम समय में हम बहुत से व्यक्तियों का जो बुद्धि होता है उस बुद्धि को माप सकते हैं, तभी तो बुद्धि परीक्षण आपको कहलाता है। तो यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के क्या है? तो प्यारे बच्चों गुण है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति के बुद्धि को हम लोग जांच पाते हैं। एक व्यक्ति का जांच पाते हैं और बहुत सारे व्यक्ति को भी हम लोग जांच पाते हैं। जैसे देखिएगा कि यदि मैं क्लास में बच्चों को एक एक करके खड़ा करके प्रश्न को पूछता हूं, वो हो गया आपका व्यक्तिगत परीक्षण। यदि मैं आपको क्या करता हूं, एक साथ एग्जाम लेता हूं, जैसे मैं क्या क्वेश्चन देता हूं, प्रिंट करके क्वेश्चन देता हूं, लिखने के लिए कॉपी देता हूं, तो इस प्रकार का सामूहिक परीक्षण आपको कहलाता है। तो ये सभी परीक्षण किसके माध्यम से हो पाता है? तो प्यारे बच्चों ये सभी परीक्षण आपको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के माध्यम से ही तो हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों आपका दोष। क्या है? तो प्यारे बच्चों दोष, ठीक है। तो देखिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में निम्नलिखित दोष है, ठीक है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में दोष है। अब देखिए यदि इनका गुण है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का तो दोष भी है, ठीक है। अब ये दोष है वो नहीं के बराबर है, ठीक है, यानी बहुत नहीं के बराबर है। इसलिए हम लोग जो भी परीक्षण करते हैं बुद्धि जांचने के लिए वो अधिकांश हम लोग शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर भी हम इनका जो दोष है इनके दोष को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस परीक्षण में अनपढ़ बच्चों या व्यक्तियों की बुद्धि मापना संभव नहीं हो पाता। अब प्यारे बच्चों देखिए जो आपका अनपढ़ है, ठीक है, बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है या व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम लोग शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के माध्यम से जांच नहीं सकते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा होगा तभी तो जांच पाएंगे ना, ठीक है। दूसरा इसका दोष है
ऐसा परीक्षण किसी एक ही संस्कृति तक सीमित होता है। कैसा क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, किसी एक ही संस्कृति तक आपको सीमित होता है, अर्थात एक बार में जो परीक्षण जो होता है वो एक ही संस्कृति में होता है। कुल मिलाकर के कहें तो एक ही भाषा में आपको होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपका ये जो पहला दीर्घ है, पहला दीर्घ आपको समाप्त आपको हो गया। अब इस प्रश्न को आपको देखिए 3 प्रकार से पूछेगा। यदि लघु में भी इसका देखिए प्रश्न आपको बनेगा, लघु में पूछेगा कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के गुण बताएं, तो आपको सीधे 2 गुण आपको लिख देना है, तो लघु आपका हो गया। ठीक है, अब लघु मैं डबल मैंने आपको नहीं लिखाऊंगा, इसलिए मैंने आपको यहां नहीं लिखाया था। यदि आपसे पूछा जाएगा कि लघु में शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के गुण बताएं, लघु में क्योंकि 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट तो लिखना पड़ेगा, इसलिए ये 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपका लघु आपका बन जाएगा। यदि आपसे पूछेगा कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के 2 दोष बताएं, तो 2 दोष आपको, ये दोष आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 लघु भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों आते हैं दूसरे प्रश्न पे। आपका जो प्यारे बच्चों जो आपका दूसरा प्रश्न है दीर्घ का, वह प्रश्न है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं का वर्णन करें। तो प्यारे बच्चों, उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। सर्वप्रथम आपको यह समझना है कि आखिर प्रतिभाशाली बालक क्या होता है। ठीक है, प्रतिभाशाली जो बालक होता है वह बालक क्या होता है? तो मैंने बताया था कि जिस बालक का जो बुद्धि लब्धि, मैंने बताया था कि बुद्धि लब्धि को शॉर्टकट में हम लोग IQ बोलते हैं। जिस बालक का बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होता है तो वैसा बालक आपको प्रतिभाशाली कहलाता है। अंग्रेजी में इन्हीं बालक को हम लोग जो है जीनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको जीनियस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रतिभाशाली बालकों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे जो आपको पहला विशेषता होता है प्यारे बच्चों, वह पहला विशेषता है ऐसे बालक किसी कार्य को तीव्र गति से करते हैं। कैसे करते हैं? तो प्यारे बच्चों तीव्र गति से, यानी बालक तो खुद ही इंटेलिजेंट है, जीनियस है, तो कोई भी इनको काम दीजिएगा वह काम काफी तीव्र गति से आपको करेगा। ठीक है, यदि मैं उन बालक को याद करने के लिए दूंगा तो वो देखिएगा कि आज याद करने के लिए दिए, अगले दिन वो धर धर करके सुना दिया। क्यों सुना दिया? क्योंकि वो प्रतिभाशाली है, जीनियस है। अब वही मन बुद्धि होगा, 10 दिन से हम कहेंगे बाबू रट लो, कम से कम याद कर लो, वो याद ही नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो जागरूक होते हैं, जबकि मंद बुद्धि वो जागरूक आपको नहीं होते हैं। ठीक है, और प्रतिभाशाली जो कार्य होता है उस कार्य को काफी तीव्र गति से आपको कर लेता है, यानी समय पर सब कुछ कर लेता है। समय पर पढ़ लेगा, होमवर्क बना लेगा, सब कुछ समय पर कर लेगा, इसलिए उसका जो जीवन होता है काफी ज्यादा खुशहाल व्यतीत होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों आपको लिखना है, ऐसे बच्चों में लंबे समय तक अकेले में शैक्षणिक कार्य करने की इच्छा तीव्र होती है। यानी शैक्षणिक मतलब क्या? पढ़ने लिखने का जो कार्य होता है वह ऐसे बच्चों में काफी इसका इच्छा जो होता है, यानी पढ़ने लिखने का जो इच्छा होता है काफी तीव्र होता है। ठीक है, और वो चाहता है अकेले, यानी अकेले में यह कार्य करना चाहता है, यानी पढ़ना जो है वो अकेले में आपको चाहेगा, यानी शांत माहौल में बैठ करके वह क्या करेगा? तो पढ़ेगा, और इसका इच्छा भी होता है पढ़ने का, यानी अपने मन से पढ़ेगा। जबकि जो मन बुद्धि बालक होता है उसका देखिएगा कि माँ बोलेगी बेटा जाओ पढ़ने के लिए, माँ 10 बार बोलेगी तब उठ करके बेटा जाएगा पढ़ने के लिए। जबकि जो पढ़ने वाला जो लड़का होता है, जो जीनियस होता है, माँ कहे या ना कहे, पिता कहे या ना कहे, टाइम हो गया, 7 बज गए, चलो पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रतिभाशाली बालकों का आपको लक्षण होता है, यानी विशेषता होता है। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट है ऐसे बालक अपने जिंदगी की खुशी या दूसरे व्यक्तियों की खुशी को बढ़ाने में भरपूर योगदान देता है। यानी ऐसे जो बालक होता है अपने जिंदगी को खुशी बनाने में, दूसरे की जिंदगी को खुशी बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहयोग देता है। क्या देता है? काफ़ी ज़्यादा सहयोग, यानी हेल्पफुल होता है ऐसा बालक। ठीक है, चौथा पॉइंट है
ऐसा बालक दूसरे के भाव यानी फीलिंग, जो दूसरा व्यक्ति का जो फीलिंग होता है उसको बखूबी समझ पाता है, ठीक है। तो ऐसा बालक दूसरे के भावों एवं अधिकार के प्रति संवेदनशील होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो इंटेलिजेंट जो लड़का होता है वह दूसरे के भाव को समझ जाता है, दूसरे के अधिकार को समझ जाता है। यदि उस पर कोई अत्याचार हो रहा है तो वह बच्चे क्या करता है, तो वह उनके प्रति वह लड़ता है, ये अडिग हो जाएगा, नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको हक है, इनको प्रश्न पूछने का हक है, क्योंकि वो बच्चा जान रहा है ना। इसलिए जो बच्चे जो होते हैं वो काफी संवेदनशील होते हैं, ठीक है। यानी अपने हक के लिए वो लड़ जाएगा, दूसरे के हक के लिए वो लड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या है, समझदार है, प्रतिभाशाली है, ठीक है। 5वां पॉइंट है, ऐसे बालक में मौलिक एवं सृजनात्मक चिंतन का स्तर काफी ऊंचा होता है। सृजनात्मक मैंने बताया था, सॉरी ये तो सृजनात्मक जो वर्ड है वह आगे का अध्याय का है, इसलिए मैं आगे बताऊंगा कि सृजनात्मकता क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे बालक में मौलिक अधिकार का जो चिंतन होता है वो काफी उच्च होता है, ठीक है। सृजनात्मकता का मतलब जो वह यह एक नवीन सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें जो बालक होता है वो नया नया चीजों को खोज करता है, ठीक, यानी चिंतन करता है। 6ठा पॉइंट चूंकि 5 नंबर का है तो मैंने एक पॉइंट एक्स्ट्रा में मैंने आपको लिख दिया। ऐसे बालक अपने विचार, यानी बालक का जो अपना खुद का विचार है, ऐसे बालक अपने विचारों एवं भाव का मतलब फीलिंग, ठीक है। ऐसे बालक अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति उत्तम ढंग से करता है। क्या करता है, उत्तम ढंग से। यानी जो बालक होता है वह बालक, प्यारे बच्चों, क्या करता है, वो काफी अच्छे तरीके से विचार करेगा, वह फीलिंग आपको प्रकट करेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों दूसरा दीर्घ प्रश्न उत्तर आपका समाप्त आपका होता है। अब हम आते हैं तीसरे दीर्घ प्रश्न पे। किस प्रश्न पे आते हैं, तो प्यारे बच्चों तीसरे दीर्घ प्रश्न पे हम लोग आते हैं। तीसरा आपका प्रश्न है, बुद्धि की परिभाषा दें तथा बुद्धि में व्यक्तिगत, देखिए व्यक्तिगत मैंने आपको बताया था, व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता, बात क्या है आपको बराबर है, ठीक है। तो बुद्धि की परिभाषा दे तथा बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताओं की भूमिकाओं का क्या करें, तो प्यारे बच्चों आपको विवेचना करें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा कि बुद्धि की सबसे अधिक संतोषजनक परिभाषा वेस्लर ने दी है। कौन दी है, तो प्यारे बच्चों वेस्लर ने। हालांकि बुद्धि के संदर्भ में परिभाषा मैंने काफी अच्छे तरीके से आप सभी को समझा दिया था। मैंने बताया था कि दैनिक बोलचाल की भाषा में बुद्धि का अर्थ विचार से लगाया गया है, ठीक है। काफी अच्छे तरीके से मैंने बुद्धि को बताया था, यहाँ तक कि किन किन विद्वानों का बुद्धि के संदर्भ में क्या क्या मत है, सभी का मत मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, बुद्धि की सबसे अधिक संतोषजनक परिभाषा वेस्लर ने दी है। उनके अनुसार बुद्धि एक समग्र योग्यता है जो तर्कपूर्ण चिंतन, उद्देश्यपूर्ण कार्य तथा प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायक होती है। मैंने आपको बताया था कि बुद्धि का काम ही है क्या करना, चिंतन करना, अपने योजना को पूरा करना, अपने लक्ष्य को पूरा करना, अपने कार्य को यानी काम को पूरा करना, ठीक है। यानी इन सभी चीजों में बुद्धि काफी ज्यादा सहायक होता है, क्योंकि जो भी आप अपना लक्ष्य बनाइएगा बिना चिंतन करके तो लक्ष्य नहीं आप बनाइएगा। अब चिंतन करने के लिए बुद्धि का होना अति आवश्यक आपका हो जाता है। तो काफी अच्छे तरीके से मैंने आप सभी को आपको बताया था। अब जो ये जो बुद्धि होता है, इस बुद्धि में क्या होता है प्यारे बच्चों, व्यक्तिगत भिन्नता होता है। व्यक्तिगत मतलब अलग अलग व्यक्ति, यानी कि हर व्यक्ति में जो बुद्धि होता है वो अलग अलग होता है। अब जिस प्रकार मनुष्य का चेहरा सब, यानी कि इस पृथ्वी पर देखिए जितना भी मनुष्य है, क्या किसी मनुष्य का चेहरा एक जैसा है? नहीं ना। उसी प्रकार जितने भी लोग हैं सभी का बुद्धि भी एक जैसा आपको नहीं होता है, बल्कि अलग अलग होता है। तो यही आपका भिन्नता हो गया, ठीक है। तो देखिए बुद्धि के संदर्भ में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। सभी व्यक्तियों की बुद्धि की मात्रा अलग अलग होती है। जो मात्रा होती है प्यारे बच्चों वो आपको अलग अलग होती है। मैंने एक टेबल बना करके काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताया था, लघु में भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो देखिए 90 से 110 IQ, IQ मतलब बुद्धि लब्धि, ठीक है। तो 90 से 110 IQ वाले व्यक्ति को सामान्य बुद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य बुद्धि। अर्थात जिस लड़का का बुद्धि यानी बुद्धि लब्धि
ठीक है, बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होगा, वो लड़का क्या होगा तो प्यारे बच्चों समान बुद्धि वाला होगा। आईक्यू का मतलब बुद्धि लब्धि काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो 90 से 110 आईक्यू वाले व्यक्ति को समान बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार 90 आईक्यू यानी 90 आईक्यू मतलब 90 बुद्धि लब्धि, 90 बुद्धि लब्धि से कम बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को मंद बुद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंद बुद्धि। मैंने कहा था कि जिस लड़का का आईक्यू 90 से कम होता है उसे मंद बुद्धि कहा जाता है। 110 आईक्यू से अधिक यानी जिसका बुद्धि लब्धि 110 से अधिक हो, ठीक है, अधिक वाले बुद्धि वाले लड़के को तीव्र बुद्धि माना जाता है। कि क्या माना जाता है? उस लड़के को तीव्र बुद्धि वाला माना जाता है। इसी प्रकार मैंने अंत में बताया था कि 140 आईक्यू, आईक्यू मतलब बुद्धि लब्धि, यानी जिस लड़का का आईक्यू 140 से अधिक है, ठीक है, तो 140 या इससे अधिक बुद्धि वाले को जीनियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीनियस, यानी जीनियस जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिभाशाली। ठीक है, प्रतिभाशाली आपको कहा जाता है। ठीक है ना। अब पैराग्राफ चेंज करके आपको फिर से लिखना है। बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नता यानी व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य आधार वंश परंपरा है। क्या है? तो प्यारे बच्चों वंश परंपरा। मैंने आपको लेक्चर की क्लास में कहा था कि ऐसा देखा गया है कि जिनके माता पिता काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं उनका बेटा बेटी भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। उसका कारण होता है यानी कि वंशानुगत, वंश होता है। ठीक है, तो इसी में देखिए कि बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य आधार वंश परंपरा है यानी वंशानुगत है। जिन बच्चों के माता पिता या पूर्वज यानी दादा दादी, ठीक है, यानी पूर्वज दादा दादी परदादा दादी या पूर्वज तीव्र बुद्धि के होते हैं यानी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उन बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है। यानी उन बच्चों का जो बुद्धि होता है काफ़ी तीव्र होता है। यानी कहने का मतलब जिसका माता पिता तेज है उसका बेटा बेटी तेज होगा, जिसका दादा दादी तेज है ज़्यादा संभावना हो जाता है कि उनका पोता पोती भी तेज ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार मंद बुद्धि के माता पिता या पूर्वज के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। इसी प्रकार जिनके दादा दादी माता पिता मंद बुद्धि होते हैं तो ज़्यादा चांस है उसका बेटा बेटी भी क्या होगा? मंद बुद्धि ही होगा। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके प्यारे बच्चों आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्धि में व्यक्तित्व भिन्नता भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यानी ये जो व्यक्तिगत जो भिन्नता है वह आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका तीसरा दीर्घ प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अब हम आते हैं चौथे, ठीक है, चौथे दीर्घ प्रश्न पर आते हैं। आपका प्यारे बच्चों जो आपका चौथा दीर्घ प्रश्न है, बुद्धि की परिभाषा दे तथा बुद्धि के प्रकार का वर्णन करें। ठीक है, बुद्धि की परिभाषा दे तथा बुद्धि के प्रकार का वर्णन करें। उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। बुद्धि का जो परिभाषा मैंने लघु में काफ़ी अच्छे आप सभी को समझाया था, तो लघु में से देख करके लिख लीजिएगा। और बुद्धि का प्रकार भी मैंने आपको लघु में आपको दे दिया था, तो दोनों का जो अलग अलग है इस दोनों को जोड़ देंगे तो आपका दीर्घ आपको बन जाएगा। तो इसलिए इसका उत्तर आप लघु में से देख करके लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने बुद्धि को 3 वर्गों में बांटा था। तो किनके अनुसार? तो थॉर्नडाइट के अनुसार मैंने आपको बांटा था। हर एक विद्वान की जो भी मनोवैज्ञानिक है, सभी मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि अलग अलग भागों में बांटा गया। किसी के अनुसार 4 भागों में, किसी के अनुसार 8 भागों में आपको बांटा गया है। ठीक है, इसलिए चौथा प्रश्न आपका हो गया। अब हम प्यारे बच्चों 5वां दीर्घ प्रश्न उत्तर पे आते हैं। आपका जो 5वां दीर्घ प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता का वर्णन करें। मैंने इसे भी काफ़ी अच्छे तरीके से दीर्घ प्रश्न उत्तर में मैंने आपको समझाया था कि बुद्धि परीक्षण की आखिर उपयोगिता क्या है, क्या महत्व है, क्या उपयोग है बुद्धि परीक्षण का, आखिर बुद्धि परीक्षण करके हम क्या करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए बुद्धि परीक्षण यानी अब ये लड़का है, ठीक है, अब इस लड़का के पास कितना बुद्धि है यह जांचेंगे तब तो हम इसको स्कूल में एडमिशन कराएंगे ना, स्कूल की कक्षा में एडमिशन कराएंगे। यदि यह लड़का पढ़ने में तेज है तभी तो इसको सरकार स्कॉलरशिप देगा। ठीक है, यदि यह लड़का पढ़ने में काफ़ी तेज है तभी तो इसको इंटेलिजेंट ग्रुप में रखा जाएगा। तो कितना देखिए योगदान है। यदि कोई भी नौकरी ये सरकारी नौकरी, सरकार किसी को नौकरी देगा तो सरकार उसी को रखेगा जो तेज होगा। तो सरकार क्या करेगा? परीक्षा लेगा, तो परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो उत्तर देखिए,
बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो प्यारे बच्चों व्यक्त, यानी कि निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। वह बिंदु नीचे आपको लिखा गया। सबसे पहला बिंदु है सर्वोत्तम बालक का चुनाव। अब यदि हम चुनाव करेंगे कि सबसे अच्छा लड़का कौन, सबसे अच्छा मतलब क्या? पढ़ने में, दौड़ने में, गाने में, यानी जिसमें आपको तलाश करना है, ठीक है। तो सर्वोत्तम का तलाश के लिए हमें बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता होता है। जैसे किसी स्कूल में एडमिशन के लिए, जैसे मान के चलिए कि जो आईआईटी का तैयारी करता है, ठीक है, तो आईआईटी का पास करेगा तभी तो आईआईटी कॉलेज में एडमिशन होगा। यानी विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए क्या एग्जाम होता है? सिलेक्शन किसका होता है? जो पास कर लेता है, यानी पास करता है तो तेज होता है, ठीक है। छात्रवृत्ति के लिए जो छात्रवृत्ति का एग्जाम पास करेगा उसको मिलेगा। वाद विवाद वही करेगा जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो सर्वोत्तम बालक का चुनाव करने के लिए हमें बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो इस पॉइंट को डैश देकर के हम लोग लिखेंगे, बुद्धि परीक्षण की सहायता से विद्यालय प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्तियां, वाद विवाद और इसी तरह की अन्य प्रतियोगिताओं के लिए सर्वोत्तम बालकों का चुनाव किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? प्यारे बच्चों कमेंट करके हमको जरा सा बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा आपका पॉइंट है पिछड़े हुए बालकों का चुनाव। अब जो लड़का पिछड़ा है, यानी भोपट है पढ़ने में, चौपट है, भूसकोल है, भूसकोलवा है पढ़ने में, उसका चयन हम किस प्रकार से कर पाते हैं? तो एग्जाम लेंगे, उस लड़का का गोल गोल क्या आ जाता है? गोल गोल अंक आ जाता है, यानी 0 नंबर आ जाता है। अब जैसे ही 0 आता है तो वह लड़का ऑटोमेटिक छट गया कि यह लड़का भूसकोल है पढ़ने में, है कि नहीं? तो पिछड़े हुए बालकों का चुनाव करने में भी हमें बुद्धि परीक्षण की अति आवश्यकता होती है। तो देखिए इसको कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, बुद्धि परीक्षाओं का प्रयोग करके पिछड़े कौन? तो मानसिक तौर पर से, शारीरिक तौर पर से, ठीक है। अब जो जैसे दौड़ नहीं पाता है, जैसे कोई लंगड़ा है या भी दौड़ नहीं पाया, तो उस प्रकार से भी परीक्षण आपको किया जाता है। तो मानसिक एवं शारीरिक दोषों वाले बालकों को सरलता से चुनाव किया जा सकता है। किससे? तो पहले बच्चों बुद्धि परीक्षण से, ठीक है। तीसरा आपका पॉइंट है अपराधी व समस्यात्मक बालकों का सुधार। अब कोई लड़का है वो मान के चलो अपराधी है, यानी कोई गुनाह कर दिया। अब गुनाह कर दिया, इसमें हम जानेंगे ना कि जो लड़का है उसका बुद्धि क्या कम है कि ज्यादा। यदि कम है तो कुछ उसको छूट दिया जाता है। यदि लड़का पागल है, यानी बुद्धि नहीं है, तो पागल है तो पागल के तौर पे घोषित किया जा, मतलब कि घोषित कर दिया जाता है, यह लड़का पागल है, इसलिए पागल के कारण यह गुनाह कर दी, यह गुनाह किया है, इसलिए इसके गुनाह को यानी कि माफ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब लड़का पागल है कि इंटेलिजेंट है, उसको जांचने के लिए भी बुद्धि लब्धि का हम लोग उपयोग करते हैं, ताकि बच्चे को दंड दिया जाए, यदि दिया जाए तो कितना दिया जाए, ठीक है। तो देखिए बुद्धि परीक्षण द्वारा यह मालूम करने का प्रयास किया जाता है कि बालक अपराधी और संतुलित और समस्यात्मक क्यों है, ठीक है। वे ऐसे बुद्धि की कमी के कारण है, ठीक है, या किसी अन्य कारण से। कारण ज्ञात होने पर उनका उपचार करके उनमें सुधार किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बालकों का वर्गीकरण। जैसे बालकों का वर्गीकरण हम लोग खास करके 3 वर्ग में डालते हैं। एक तो पढ़ने वाला लड़का काफी इंटेलिजेंट है, उसका ग्रुप अलग, एक माध्यम, एक मीडियम लड़का यानी एवरेज, एक भोपट उसका अलग। 3 आपका हुआ कि नहीं हुआ? तो बालकों का वर्गीकरण करने में भी बुद्धि लब्धि का ही आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सॉरी बुद्धि परीक्षण का ही आपका प्रयोग किया जाता है। तो बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर कक्षा के बालकों में तीव्र बुद्धि यानी इंटेलिजेंट, मंद बुद्धि यानी भोपट और साधारण बुद्धि यानी एवरेज वाले बालकों में विभक्त करके उनको अलग अलग शिक्षा दी जाती है। क्या की जाती है? तो अलग अलग शिक्षा। अब जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं तो कैसे पता चलेगा? बुद्धि परीक्षण से। उन पर विशेष ध्यान आपको दिया जाएगा, है कि नहीं? तो इसके लिए बुद्धि परीक्षण भी अति आवश्यक प्यारे बच्चों आपका हो जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट है बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान। अब किसी बालक में विशिष्ट योग्यता होता है, जैसे कोई बहुत अच्छा गाता है, इतना अच्छा कि मतलब कि बहुत अच्छा, कोई बहुत ज़्यादा दौड़ता है,
वो फुल स्पीड से, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है। तो इसके लिए हम लोग बुद्धि परीक्षण का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बुद्धि परीक्षण की सहायता से बालकों की विशिष्ट योग्यताओं की जानकारी प्राप्त करके उनको उचित शैक्षणिक निर्देशन आपको दिया जाता है, यानी सलाह दिया जाता है। जैसे कोई चेस अच्छा खेलता है, यानी इतना अच्छा खेलता है कि उसको देख करके लोग कहता है कि तुम चेस अच्छा खेलता है, तुम जाओ स्टेट लेवल पे खेलो, नेशनल लेवल पे खेलो, तो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, तो करियर बनेगा। तो इस प्रकार से उसको निर्देश आपको दिया जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका दीर्घ प्रश्न उत्तर आपका समाप्त हो चुका है। इसलिए अब हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। हालांकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने काफ़ी कम दिया है, मात्र आपको 10 ही दिया है, ठीक है। क्योंकि एसपीपीडी के अनुसार हम आपको चल रहे हैं, एसपीपीडी में कुल 28 अध्याय है, ठीक है। चूंकि तोड़ तोड़ करके बनाया गया है, इसलिए कम आपको ऑब्जेक्टिव आपको निकला है। पहला प्रश्न है, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। उत्तर हो जाएगा टर्मेन, ठीक है। कौन कहा, तो आपको टर्म, ये जो कहा है अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, यह कहा था टर्मन ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया या किसने किया। उत्तर क्या हो जाएगा, स्पीयरमैन, यानी कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने ही बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन प्यारे बच्चों किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। तो उत्तर हो जाएगा 1994। 1994 में बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था। नेक्स्ट है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं, मूड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर मोहसिन, ठीक है, डॉक्टर मोहसिन, सामान्य बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। उत्तर हो जाएगा शाब्दिक। नेक्स्ट है, एक्सपीयरमैन ने बुद्धि के कितने तत्वों की चर्चा की है। तो उत्तर हो जाएगा 2, यानी एक्सपीयरमैन ने बुद्धि का 2 तत्वों का आपको चर्चा किया है। नेक्स्ट है, किसने बुद्धि के व्यक्तित्व की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। उत्तर हो जाएगा वेस्लर। वेस्लर ने ही सर्वप्रथम बुद्धि को व्यक्तित्व की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में आपको परिभाषित आपको किया था। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रदाय को किसने प्रस्तुत किया। उत्तर हो जाएगा एमएस मोहसिन। कौन हो जाएगा, एमएस मोहसिन। नेक्स्ट है, बुद्धि मापन विधि की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित किया। उत्तर हो जाएगा वुंड ने। कौन हो जाएगा, वुंड ने, ठीक है। काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था वुंड के बारे में, जो कि जर्मनी देश के थे, ठीक है। नेक्स्ट है, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो मनोविज्ञान का जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय आपको समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे अध्याय को प्रारंभ कर देंगे और कोशिश करेंगे कि 2 से 3 क्लास में हर एक चैप्टर को मैं आपको समाप्त कर दूंगा। इसलिए आगे का जो भी क्लास होगा वह क्लास काफी बड़ा क्लास होगा। जो भी क्लास होगा वो आपको 1 घंटे से ऊपर का ही आपको क्लास होगा लगभग में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि प्यारे बच्चों आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं 5 विषय के। यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी कॉल करिए 70 150 45 52। धन्यवाद।